मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पाठ 9 में मैं अब आपको पढ़ाऊंगा विकास एवं वर्गीकरण। तो बच्चों, वर्गीकरण के आधार पर हमने अपने आसपास मिलने वाली कई प्रकार की जातियों के बीच विकासीय संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम ऐसा विभिन्न जातियों के अभिलक्षणों के पदानुक्रम का निर्धारण करके कर सकते हैं। जीवों को उनकी समानता, असमानता व अन्य संबंध के आधार पर समूहों और उपसमूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। विभिन्न जीवों के मध्य पाए जाने वाली समानताएं ही उन जीवों को एक समूह में रखने और फिर उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती हैं। इसके लिए कौन से अभिलक्षण जीवों के मध्य आधारभूत विभिन्नताओं का निर्णय करते हैं तथा कौन से अभिलक्षण कम महत्वपूर्ण अंतरों का निर्णय लेते हैं। अभिलक्षणों से क्या अभिप्राय है हमारा? बाह्य आकृति, व्यवहार का वितरण, ये अभिलक्षण कहलाते हैं। जैसे हमारे 4 पाद हैं, मतलब 2 हाथ और 2 पैर हैं, तो ये हमारा एक अभिलक्षण है। ठीक है। कुछ आधारभूत अभिलक्षण अधिकांशतः जीवों में समान होते हैं। कुछ चीज़ें जीवों में समान होती हैं। कोशिका सभी जीवों की आधारभूत इकाई है। वर्गीकरण के अगले स्तर पर कोई अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान हो सकता है, परंतु सभी जीवों में समान हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोशिका केंद्रक युक्त हो सकती है या फिर इसमें केंद्रक अनुपस्थित भी हो सकता है। जैसे जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि जो अन्य दूसरे जीव हैं उनकी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें समान भी होती हैं तो कुछ चीज़ें असमान भी होती हैं। केंद्रक युक्त कोशिका वाले जीवों के एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होने का गुण शारीरिक अभिकल्प में एक आधारभूत अंतर दर्शाता है, जो कोशिकाओं व ऊतकों के विशिष्टीकरण के कारण है। बहुकोशिकीय यानी जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। बहुकोशिकीय जीवों में प्रकाश संश्लेषण का होना या ना होना वर्गीकरण का अगला स्तर है। जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें कुछ में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जैसे पौधे, और कुछ में नहीं होती जैसे जानवर। उन बहुकोशिकीय जीवों जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता के आधार पर पौधे व जंतु का विकल्प संभव है। जंतुओं में कुछ ऐसे जंतु हैं जिनमें अंतःकंकाल होता है तथा कुछ में बाह्य कंकाल का अभिलक्षण एक अन्य प्रकार का आधारभूत अभिकल्प अंतर है। इन थोड़े से प्रश्नों के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि पदानुक्रम विकसित हो रहा है, जिसके आधार पर वर्गीकरण के लिए 2 समूह बना सकते हैं। 2 जातियों के बीच जितने अधिक लक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट होगा। जितनी अधिक समानताएं होंगी उनमें उनका जो उद्भव है, जो उनका प्रारंभ है, वो भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। जैसे एक भाई और एक बहन अत्यंत निकट संबंधी हैं, उनसे पहली पीढ़ी के उनके पूर्वज समान थे, अर्थात वो एक ही माता पिता की संतान है। लड़की के चचेरे ममेरे भाई बहन भी उससे संबंधित हैं, परंतु उसकी अपने भाई से कम। अपने भाई में ज़्यादा समानताएं होंगी, लेकिन चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, इन बच्चों से समानताएं कम होंगी। ठीक है। अतः बच्चों, इस प्रकार हम अंतर और समानता देखकर 2 वर्ग या समूह बना सकते हैं। हम जातियों के ऐसे समूह का निर्माण कर सकते हैं जिनके पूर्वज निकट अतीत में समान थे। इसके बाद इन समूह का एक बड़ा समूह बनाइए जिनके पूर्वज अपेक्षाकृत अधिक दूर के हो। दूर मतलब बहुत समय पहले के हो। सैद्धांतिक रूप से इस प्रकार अतीत की कड़ियों का निर्माण करते हुए हम विकास की प्रारंभिक स्थिति तक पहुंच सकते हैं जहां मात्र एक ही जाति थी। यदि यह सत्य है तो जीवन की उत्पत्ति
अवश्य ही अजैविक पदार्थों से हुई है। यह किस प्रकार संभव हुआ या हुआ होगा, इसके विषय में अनेक सिद्धांत हैं। तो विकासीय संबंध को खोजना, विकासीय संबंध को खोजना, इसके लिए हमें कौन कौन से बिंदु पढ़ने हैं। पहला है जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना। पहले शरीर रचना की तुलना करके देखो। फिर अवशेषी अंग। कुछ अंग ऐसे होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते, ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। और ये अंग कुछ और जंतुओं में विकसित रहे होंगे और उन्होंने इसका प्रयोग किया होगा। पहला मैंने क्या बताया, जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना, और दूसरा मैंने बताया अवशेषी अंग। अवशेषी अंग के बारे में समझाया आपको। इसके बाद है तीसरा जीवाश्म। जीवाश्म क्या है? बहुत समय पहले जब पौधे या जंतु भूकंप या किसी अन्य कारण से मिट्टी के नीचे दब गए और आज जब उन्हें खोद कर निकालते हैं तो उनके कुछ ही अंग हमें मिलते हैं, कुछ ही अंश उनका मिलता है, जिसे हम जीवाश्म कहते हैं। अगला है समानता व समवर्ती अंग। समानता व समवर्ती अंग। बहुत सारे अंग ऐसे होते हैं जो मिलते जुलते भी होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं। और नंबर 5 है ध्रुवीकी। ध्रुवीकी मतलब जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, बहुत छोटा सा, जिसे हम भ्रूण कहते हैं, वो किस प्रकार विकसित होता है, उसे देखकर भी हम ये पता लगा सकते हैं कि जीवों का विकास किस प्रकार और कैसे हुआ है। तो आइए इन सब बिंदुओं को हम ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं और एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा समजात एवं समरूप अंग। समजात एवं समरूप अंग क्या होते हैं ये बच्चों? ध्यान से सुनेंगे। वे अंग जिनकी उत्पत्ति स्रोत व आंतरिक संरचना समान होती है पर कार्य अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। समजात अंग की उत्पत्ति और आंतरिक संरचना समान है ना, लेकिन उनके कार्य अलग अलग है। ऐसे अंगों को हम समजात अंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे पक्षी और चमगादड़ के अंग आकृति अलग अलग है लेकिन आंतरिक संरचना समान है। ठीक है, तो इसलिए जैसे मेंढक का पैर, छिपकली का पैर, पक्षी का पैर, मानव का पैर, इनकी आंतरिक संरचनाएं तो समान है लेकिन कार्य सबके अलग अलग है। पक्षी उड़ने काम करता है, मनुष्य पकड़ने का काम करता है। ऐसे अंगों को हम समजात अंग कहते हैं। और बच्चों, वे अंग जिनकी आंतरिक संरचना भिन्न भिन्न होती है लेकिन कार्य समान होता है। आंतरिक संरचना अलग अलग लेकिन कार्य समान, उन्हें हम समरूप अंग कहते हैं। जैसे पक्षी, चमगादड़, तितली, तीनों के पंख हैं लेकिन उनकी आंतरिक संरचना देखोगे तो वो अलग अलग होगी। ऐसे अंगों को हम समरूप अंग कहते हैं। अब अगला टॉपिक है जीवाश्म। इसके बारे में मैंने बताया, लाखों करोड़ों वर्ष पहले दबे हुए जीव जंतु, पेड़ पौधों के जो अवशेष हमें आज मिलते हैं उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। उनको देखकर, जांचकर, परखकर हम जैव विकास के बारे में बहुत सारी बातें
पता लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में मैं आपको एक टॉपिक मैंने जो पढ़ाया है उसको अच्छे से आप पढ़ें। अगली कक्षा में मैं इस बात को ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।